एक नॉर्मल पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय एक ही दिन में पहले बैंक रॉबर फिर एक बॉम्बर दोनों बन गया। वो बोलता रहा कि बॉम्ब फट जाएगा, पर पुलिस सिर्फ ऑडियंस बन के देखने के लिए मजबूर थी। एक के बाद एक नया विटनेस आता जा रहा था, पर केस सुलझने की जगह उल्टा और ज़्यादा उलझता जा रहा था। 2003 अमेरिका के स्टेट पेंसिल्वेनिया में बसे एक छोटे से शहर एरी में ब्रायन डगलस वेल्स नाम का एक 46 साल का आदमी रहता है। ब्रायन एक पिज्जा डिलीवरी की जॉब करता है और घर में अकेला रहने की वजह से ब्रायन काफी शाय और इंट्रोवर्ट इंसान था। ब्रायन की एक गर्लफ्रेंड भी थी, तो लगभग ब्रायन की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। पर 28 अगस्त 2003 को ब्रायन जिस पिज्जा शॉप में काम करता था, वहाँ लंच टाइम में एक कॉल आता है और कस्टमर काफी कटी कटी सी आवाज में 2 लार्ज सॉसेज और एक पेपरोनी पिज्जा ऑर्डर करता है और उनको 8631 पीच स्ट्रीट पर डिलीवर करने को कहता है। ब्रायन एक बार ऑर्डर और एड्रेस कंफर्म करता है और हर बार की तरह नॉर्मली पिज्जा डिलीवर करने के लिए अपनी कार में निकल जाता है, इस बात से अनजान कि ये डिलीवरी ब्रायन की ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। जब ब्रायन वहाँ पहुँचता है तो वहाँ कोई घर तो था नहीं, पर वहाँ पे एक ब्लैक कार खड़ी हुई थी, जिसमें से ब्रायन को देखकर 3 लोग उतरते हैं और सीधा ब्रायन की तरफ गोलियां चलाने लगते हैं। अब ब्रायन को ये तो पता था कि अगर वो वहाँ से भागा तो ये लोग उसको पीछे से गोली मार देंगे, तो इसलिए वो जैसे तैसे अपनी जान बचा के कार के पीछे छुपता है। पर इन तीनों का इरादा ब्रायन को सिर्फ मारने या लूटने का नहीं, बल्कि उससे काफ़ी ज़्यादा बुरा था। अब ये तीनों ब्रायन को पकड़कर उसके गले में एक कॉलर बांध देते हैं और इस कॉलर से अटैच था एक पूरा का पूरा टाइम बॉम्ब। इसके अलावा ये लोग ब्रायन को एक बूढ़े लोगों की लाठी या छड़ी भी देते हैं, जो दिखने में एक नॉर्मल लकड़ी जैसी थी, पर अंदर से एक शॉटगन थी। इसके साथ साथ ये लोग ब्रायन को 9 पेजेस के हैंड रिटन नोट्स भी देते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप ब्रायन को अपनी जान बचाने के लिए और उस बॉम्ब को खुद से अलग करने के लिए क्या क्या करना है सब कुछ लिखा हुआ था। इसके अलावा भी ये लोग ब्रायन को एक वाइट टी शर्ट पहनाते हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ था GUESS गेस, और उन पेजेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी सिचुएशन किसी मूवी या गेम की तरह बन चुकी थी कि अगर ब्रायन ने बिना कुछ सोचे समझे बॉम्ब का टाइमर पूरा होने से पहले उन 9 पेजेस पे लिखे हुए सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करा तो बॉम्ब कभी भी फट सकता है। तो ब्रायन को उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए उन तीनों की बात मानना ही सही लगा। तो ब्रायन उन नोट्स को लेकर अपनी कार में बैठ गया। उन नोट्स में एक चीज साफ लिखी हुई थी कि एक्ट फर्स्ट, थिंक लेटर और यू विल डाई। अब ब्रायन का फर्स्ट टास्क ही था कि उसको एरी में मौजूद PNC बैंक से जाकर पैसे लाने हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ब्रायन को वो बैंक लूटना है। अब ब्रायन अपनी कार से बैंक पहुंचता है और जाके नॉर्मल लोगों की तरह कैश काउंटर की लाइन में खड़ा हो जाता है। पर जैसे ही ब्रायन का नंबर आता है तो वो कैशियर को एक नोट देता है, जिस नोट पे लिखा हुआ था बैंक के सारे एम्प्लॉयज को इकट्ठा करो और मुझे $2,50,000 चाहिए। जैसे ही ये नोट पढ़कर कैशियर ब्रायन की तरफ ऊपर देखती है तो ब्रायन अपनी टी शर्ट ऊपर कर कैशियर को बॉम्ब दिखा देता है। बॉम्ब को देखते ही कैशियर सारे एम्प्लॉयज को इकट्ठा करती है और उस वक्त बैंक में जितना कैश मौजूद था सारा का सारा इकट्ठा करके ब्रायन को दे देती है, जो कि सिर्फ $8,700 था। ब्रायन वही कैश लेके बैंक से निकल जाता है और ब्रायन के बैंक से निकलते ही उसी वक्त एक आदमी पुलिस को 911 पे कॉल कर देता है। अब इस वक्त तक उस एरिया में मौजूद सारी की सारी पुलिस बैंक की तरफ पहुंच रही होती है, सोचते हुए कि बैंक रॉबर जो कि ब्रायन है वो अब तक कितना दूर पहुंचा होगा या कहाँ पे छुपा होगा। पर सबसे शॉकिंग चीज़ जो होती है वो ये होती है कि बैंक से सिर्फ 100 फीट की दूरी पे मैकडॉनल्ड्स के पास उन्हें ब्रायन की कार खड़ी दिखती है। पुलिस उस कार को आगे पीछे से घेर लेती है और ब्रायन को बाहर आके सरेंडर करने को कहती है। ब्रायन उनकी बात मान के बाहर आ जाता है और रोड पर बैठ जाता है। पर जैसे ही पुलिस वाले उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो ब्रायन एक ही चीज चिल्लाता है कि मेरे ऊपर एक बॉम्ब लगा है और ये कभी भी फट सकता है। ये सुनते ही पुलिस 2 कदम पीछे हट जाती है और सीधा बॉम्ब स्क्वाड को कॉल कर देती है। अब इस वक्त तक इस केस में FBI भी इन्वॉल्व हो चुकी थी और वो भी वहां पहुंच जाती है।
ब्रायन मदद के लिए चिल्लाता जा रहा था कि कोई भी इस बॉम्ब को मुझसे अलग क्यों नहीं कर रहा, ये बॉम्ब फटने वाला है, सब लोग क्यों खड़े होकर देख रहे हैं। पर वहाँ खड़े सभी लोग बॉम्ब स्क्वाड के आने का वेट करने के लिए मजबूर थे। अब लगभग 30 मिनट हो चुके थे और ब्रायन अपनी पूरी कहानी पुलिस को सुना चुका था कि वो यहाँ पे कैसे पहुंचा और कैसे उन 3 लोगों ने ब्रायन को ये 9 पेजेस के नोट्स दिए थे और कैसे ब्रायन का उन 9 पेजेस पे लिखे हुए सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जरूरी है इस बॉम्ब को खुद से अलग करके अपनी जान बचाने के लिए। पर अचानक 3:08 पर बॉम्ब से आ रही आवाज काफी ज्यादा तेज हो जाती है और अचानक ही कुछ ही देर बाद वहां एक जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद ब्रायन की डेड बॉडी जमीन पर उल्टी पड़ी होती है। इस धमाके के सिर्फ 2 मिनट बाद ही बॉम्ब स्क्वाड वहां पहुंच जाता है और वो ब्रायन की कार की छानबीन शुरू करते हैं। उन्हें उस कार में से एक शॉटगन और वो 9 पेजेस के हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों को ये तो यकीन हो चुका था कि ब्रायन झूठ नहीं बोल रहा था। पर अब इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि पुलिस खुद उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का सोचती है, इस उम्मीद में कि क्या पता उन्हें कोई सुराग मिल जाए। पर जब पुलिस उन इंस्ट्रक्शंस पे लिखी लोकेशन पे पहुंचती है तो उन्हें वहां पे बॉम्ब की कीज की जगह मिलती है इंस्ट्रक्शंस और अगली लोकेशन के लिए। और जब पुलिस उस अगली लोकेशन पे जाके चेक करती है तो वहां पे एक कंटेनर तो रखा था पर उसके अंदर कोई चाबी नहीं थी, जिसका मतलब इन तीनों का इरादा ब्रायन को कभी जिंदा छोड़ने का था ही नहीं। अब इस केस को 1 महीना बीत चुका था और पुलिस ने इस केस को नाम दिया था कॉलर बॉम्बर केस। पर पुलिस और FBI दोनों के पास मिलके भी इस केस में कोई लीड नहीं थी कि आखिर इस सब के पीछे था तो था कौन। पर अचानक एक दिन पुलिस के पास एक अननोन कॉल आता है जो इस केस को पूरी तरह से बदल देने वाला था। ये कॉल था विलियम रॉथस्टीन का। विलियम पुलिस को कॉल करके बोलता है कि उसके फ्रीजर में एक डेड बॉडी है। एंड जब पुलिस विलियम के घर पहुंचती है तो विलियम सिर्फ एक ही बात बोले जा रहा था कि इसको मैंने नहीं मारा, इसको मेरी एक्स मार्जोरी डील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मारा है। अब पुलिस मार्जोरी को अरेस्ट तो कर लेती है, पर जब विलियम से आगे पूछताछ होती है कि ये डेड बॉडी किसकी है एंड मार्जोरी ने इसे क्यों मारा और सबसे बड़ी बात ये तुम्हारे फ्रीजर में क्या कर रही है, तो विलियम बताता है कि ये डेड बॉडी जिम रोडन की है और जिम मार्जोरी का करंट बॉयफ्रेंड था और मार्जोरी ने विलियम को $70,000 दिए थे इस डेड बॉडी को छुपाने के लिए। पर अचानक से पूछताछ के दौरान विलियम एक चीज बोलता है कि मेरा कॉलर बॉम्बर केस से कोई लेना देना नहीं। अब पुलिस ये सुनते ही शॉक हो जाती है कि हमने तो ब्रायन के केस का जिक्र भी नहीं करा, तो ये अचानक से उस केस की बात क्यों कर रहा है। और पुलिस का शक और ज्यादा तब बढ़ता है जब वो नोटिस करती है कि विलियम के घर की लोकेशन उस लोकेशन से जस्ट अपोजिट है जहां ब्रायन अपनी आखिरी डिलीवरी करने गया था। अब पुलिस का शक विलियम के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ चुका था और जब विलियम से पुलिस थोड़ा सख्ती से पूछताछ करती है तो विलियम उन्हें ये बताता है कि मार्जोरी ही ब्रायन के कॉलर बॉम्बर केस की मास्टरमाइंड है। पर मार्जोरी ये मानने साफ मना कर देती है। उल्टा वो विलियम के ऊपर आरोप लगाती है कि विलियम इस केस का मास्टरमाइंड है और विलियम ने ही वो शॉटगन और वो बॉम्ब बनाया था। इसी पूछताछ के दौरान मार्जोरी एक ऐसी डिटेल बताती है बॉम्ब के बारे में जो पुलिस ने किसी भी आम इंसान को नहीं बताई थी। अब इस वक्त तक पुलिस को ये तो यकीन हो चुका था कि विलियम और मार्जोरी दोनों इस केस से जुड़े हुए हैं, पर पुलिस को ये नहीं पता था कि इस केस का मास्टरमाइंड कौन है। और दिक्कत ये थी कि पुलिस चाह के भी विलियम से ज्यादा सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि विलियम कैंसर के लास्ट स्टेज पे था और उसके पास उसकी जिंदगी के आखिरी कुछ दिन ही बाकी थे। अब विलियम की मौत के बाद पुलिस के पास मार्जोरी से पूछताछ करने के अलावा और कोई रास्ता था भी नहीं। मार्जोरी भी काफी चीजें बताती है पर कुछ भी ऐसा नहीं जिससे इस केस को कोई डायरेक्शन मिल सके। अब पुलिस फिर से एक जगह पे आके अटक चुकी थी और इस वक्त एंट्री होती है इस केस में एक नए विटनेस की, केनेथ बार्न्स। केनेथ एक ड्रग डीलर था जिसकी वजह से वो ऑलरेडी जेल में सजा काट रहा था। पर केनेथ इस केस से जुड़ी जो स्टोरी पुलिस को बताता है वो सुनने के बाद सबके होश उड़ने वाले थे। केनेथ पुलिस को बताता है कि वो और मार्जोरी पहले साथ में फिशिंग करने जाते थे। तो उस वक्त मार्जोरी ने केनेथ से पूछा था कि क्या तुम मेरे पापा का मर्डर कर सकते हो, क्योंकि उनके मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी एंड पैसा मुझे मिल जाएगा। एंड केनेथ ने इसके लिए हाँ भी कर दिया था, पर उसने इसके बदले $2,50,000 मांगे थे। जिसके बाद मार्जोरी अपने एक्स विलियम एंड बॉयफ्रेंड जॉन के साथ मिलके ये पूरा प्लान बनाती है, जिसमें वो कॉल्डर बॉम्ब एंड शॉटगन दोनों विलियम ने खुद बनाई थी। पर जब मार्जोरी के बॉयफ्रेंड जॉन को ये पता चलता है
कि मेजोरी को कितना सारा पैसा प्रॉपर्टी मिलने वाला है उसके पापा के मरने के बाद, तो वो मेजोरी के सामने दो ऑप्शन रखता है कि या तो मेरा हिस्सा बढ़ाओ या मैं सब कुछ जाके पुलिस को बता दूंगा। तो मेजोरी पुलिस के डर के मारे शॉटगन से गोली मार के जॉन की हत्या कर देती है और विलियम को डेड बॉडी छुपाने के लिए कहती है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि इन तीनों ने ब्रायन को ही क्यों चुना। खैर इसका जवाब भी खुद केनेथ नहीं दिया। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि ब्रायन की एक गर्लफ्रेंड भी थी। वो लड़की एक ड्रग एडिक्ट थी एंड उसका ड्रग डीलर और कोई नहीं बल्कि केनेथ ही था। एंड जब ब्रायन की गर्लफ्रेंड के पास ड्रग्स खरीदने के पैसे नहीं बचे थे और वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी, उस वक्त ब्रायन मिला था केनेथ से। एंड केनेथ ने ब्रायन को मेजोरी और विलियम के पूरे प्लान के बारे में बताया था कि कैसे अगर ब्रायन ने उन तीनों की मदद करके बैंक लूट के $250,000 इकट्ठे कर दिए, उसको भी एक हिस्सा मिलेगा जिससे वो अपनी गर्लफ्रेंड के ड्रग एडिक्शन को सपोर्ट कर पाएगा और अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रख पाएगा। जिस वजह से ब्रायन ने भी हाँ कर दी थी, जिसका मतलब ये साफ था कि ब्रायन भी इस केस में स्टार्टिंग से इन्वॉल्व था। पर सवाल ये था कि कोई भी इंसान अपने गले पे एक टाइम बॉम्ब बांधने के लिए तैयार क्यों और कैसे होगा। एंड इसका जवाब ये है कि उन तीनों ने ब्रायन को ये बताया था कि वो टाइम बॉम्ब नकली होगा। पर 28 अगस्त को जब ब्रायन वहाँ डिलीवरी लेके पहुंचा था पिज्ज़ा की, तब उन तीनों ने ब्रायन को डरा धमका के ज़बरदस्ती नकली की जगह असली बॉम्ब पहना दिया था। इसके बाद कोर्ट ने तो मेजोरी को 30 साल की सज़ा सुना दी, पर केनेथ ने जो पुलिस की मदद करी थी उसके लिए केनेथ की सज़ा 45 से कम होकर 20 ईयर्स हो गई। पर एक सवाल जिसका जवाब पुलिस को अभी तक समझ नहीं आया था वो ये था कि आखिर इस सब के पीछे मास्टरमाइंड था तो था कौन। आपको क्या लगता है कौन था असली मास्टरमाइंड? आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कर सकते हैं।